नमस्कार, TV27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के इस अल्प विराम काल में भारत ने कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने घोड़े खोल दिए हैं। जी हां, सर्वदलीय सांसदों के 7 दल इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आहुतियां डाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है इसे भी समझना जरूरी है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिकीकरण कर रहा है। पाकिस्तान ने देख लिया है कि वो भारत के पारंपरिक हथियारों के मुकाबला नहीं कर सकता है। इस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान लड़ाई के लिए मैदान में इस्तेमाल किए जाने लायक परमाणु हथियारों का तेजी से निर्माण कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान ना सिर्फ पारंपरिक हथियारों को डेवलप कर रहा है, बल्कि वो सीमित क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले बैटलफील्ड परमाणु हथियारों को भी विकसित कर रहा है, जो किसी भी सीमावर्ती संघर्ष में विनाशकारी साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, तुर्की, हांगकांग, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी और सामग्रियां हासिल की जा रही हैं। यह नेटवर्क बेहद गुप्त और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अलावा पाकिस्तान के लिए तहरीके तालिबान और बलूच नेशनलिस्ट आर्मी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इनके हमलों में पाकिस्तान को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। सवाल यह उठता है कि ऐसे में भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक कदम उठाना काफी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कह दिया है कि भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों को दुष्ट करते हुए देख रहे हैं और संघ प्रमुख ने भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने की अपील की है। मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे दिल में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। रावण भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन वो बुराइयों से दूर नहीं रह सके। भगवान राम ने रावण को सुधारने का मौका दिया था, बावजूद इसके सबक सिखाना ही अब पड़ेगा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को भविष्य में सबक सिखाने के लिए भारत का कूटनीतिक कदम या प्लान काफी है? क्या भारत को अपने हथियारों को डेवलप करने की दिशा में कदम तेज नहीं करने चाहिए? क्या भारत को और परमाणु हथियार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह करनी चाहिए? क्या स्वयं की रक्षा के लिए दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे? जब कोई विकल्प नहीं बचा हो तो क्या दुष्टता को मिटाने के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक नहीं है? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उस हमले के दौरान पाकिस्तान ने अपनी गंदी निगाह भारत की सरजमी पर और खास तौर पर जिस तरह से हमारे यहाँ मासूम निहत्थे बेगुनाह लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। हालांकि भारतीय राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूक्ष्म और दृढ़ क्षमता के मुताबिक जिस तरह से हमारे इस सैन्य पराक्रम और शौर्य का एक सबसे बड़ा जबरदस्त परिचय देखने को मिला है, जिसकी वाहवाही न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। देखिए, ये सवाल जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है। अब इस पर किस तरह से क्या काम होना चाहिए, भारत सरकार को क्या इन चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कूटनीतिक प्लान तो काफी है, लेकिन क्या हमें भी अपने हथियारों को और भी ज्यादा आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता हो गई है। हालांकि हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से जिस तरह से सुपरसोनिक मिसाइल का जिक्र हुआ है, भारत सरकार के कदमों पर हम जिक्र करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आदेश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, आपका हमारे खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। और हाल ही में पाकिस्तान की जिस तरह की नाकाम हरकत, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान ने गंदी निगाह भारत की सरजमी पर करने की कोशिश की, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ, बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, और भारत सरकार ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वहां के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, और हाफिज सईद जैसे आतंकियों के कई परिवार के सदस्यों को भी मार गिराया गया है। 150 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। क्या अब आपको लगता है कि मजबूती के साथ अब भारत सरकार को न केवल रणनीतिक तौर पर या सामरिक रूप से, बल्कि अब सैन्य पराक्रम के साथ साथ कुछ और भी बड़े कदम उठाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब?
देखिए, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि भारत को हर तरह से ताकतवर बनना है। और वैसे सेना शक्ति में हम इस टाइम हमने अपना जो पराक्रम है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सहयोगी देशों को बखूबी दिखा दिया है। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को हमने वो ताकत दिखाई है कि जो वो दूसरों के बलबूते पे, दूसरे की ताकत पे अपने आप को हवाई दिखा रहा था, तो हमने जिस तरह से ताकत दिखाई है उसमें पाकिस्तान के अलावा उसके सहयोगी देशों की भी सामने दिखा गई ताकत। क्योंकि जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हथियार यूज करे थे, हमने उनके हथियार हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। रही बात कूटनीतिक की, तो कूटनीतिक हमारे देश की बहुत अच्छी है। इस टाइम सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, सभी देशों से संबंध बहुत अच्छे बनाए हैं। इकोनॉमी आज आप देखिए कि हमारी आज चौथे नंबर पे आ चुकी है। तो भारत सरकार ये आगे जो बढ़ रही है, अपने आप को एक बहुत अच्छा, सक्षम और डेवलप कर रही है, वही तो इन देशों से हजम नहीं हो रहा है। चाइना हो चाहे अमेरिका हो। अमेरिका तो खैर वो देश है जो कभी किसी का नहीं हुआ, वो तो बस अपने बिजनेस में सोचता रहता है कि हमारा फायदा कहां से है। तो ये सोचना पड़ेगा भारत को, भारत की सरकार को, सरकारें सब कोई भी रहे, मगर जब भारत देश मजबूत है तो सब मजबूत है। अगर सिर्फ देश अपनी पार्टी के लिए और हम अपने लिए सोचेंगे तो उससे देश मजबूत नहीं होगा। देश मजबूत तभी होगा जब पार्टी के हित में सोचना पड़ेगा, देश इसमें छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से आज सरकार सोच रही है, आज अन्य पार्टियां भी बराबर साथ खड़ी है। जिस तरह से विदेशी हमारा डेलीगेशन गया है, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर्स उसमें गए हैं, सांसद गए हैं, तो ये बहुत एक अच्छी सोच है और एक अच्छा कार्य है, जिससे विदेशी लेवल पे जो है ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसका बहुत एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और चाहे जो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अन्य देश हो, इनको वहां बिल्कुल बेनकाब किया जाएगा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार मुखरता के साथ भारत सरकार ने अपने कई पॉइंट्स रखे हैं आगे, और पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए ग्रे लिस्ट में और उनके आतंकियों को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात कई बार भारत सरकार कर चुकी है। लेकिन चीन की भूमिका यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन हमेशा समर्थन ही देता रहा है पाकिस्तान को। ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि हम भूल नहीं सकते हैं जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हम भूल नहीं सकते हैं 26/11 को, हम भूल नहीं सकते हैं पठानकोट को, पहलगाम को, और इस तरह के जो आतंकी हमले हुए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। पिछले दिनों भी ड्रोन हमले जो हुए हैं उसमें अधिकतर जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान को बकायदा चाइना से या फिर तुर्की से मिले थे। हालांकि वो किस तरह से ढेर किए गए हैं, मार गिराए गए हैं, ये हम सब जानते हैं, दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी चाइना मदद करता है पाकिस्तान को। और सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस कार्यकाल की अगर बात की जाए, यूपी शासनकाल की बात की जाए, उस समय की सैन्य पराक्रम की अगर बात की जाए, उसमें दो राय नहीं है, सेना को हमेशा सलाम है। लेकिन उनकी ताकत को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो अभी मौजूदा सरकार में, बीजेपी के कार्यकाल में सेना की स्थिति को किस तरह से देखें हम? देखिए, निश्चित तौर पर सेना की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेना पहले कमजोर थी, सेना पहले भी कमजोर थी, क्योंकि मैं भी एक सेना का अंग रहा हूं, और खास करके उस टाइम रहा हूं जब कांग्रेस शासनकाल था। तो सेना कभी भी कमजोर नहीं रही, ना आज सेना, वही सेना कल थी, वही सेना आज है। ये जरूर है कि उस टाइम हमारे पास जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो नहीं थे। आज हमारे पास एक से एक बेहतर इक्विपमेंट है, अच्छे से अच्छे एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट है, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से आज हमारे पास ब्रह्मोस है, S-400 है। तो ये चीजें बहुत जो है ना, आज के साथ जो है ना, जिस तरह से आर्मी के पास सारे साधन है, इक्विपमेंट है, इससे देश बहुत ताकतवर है। और हमारी तीनों ही सेना आज ताकत में कहीं से कहीं कम नहीं है। इसीलिए अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सब इस बात को, खास करके ये 4 दिन का जो पाकिस्तान के जो साथ जो युद्ध चला है, 4 दिन में ये बड़ी बड़ी ताकतें इस बात को समझ चुकी हैं कि भारत किसी से कम नहीं है, किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं इनको भी हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। आदिश भारद्वाज जी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, 1971 की जंग और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर उसमें से एक बांग्लादेश को आज़ादी दिलवा करके इसकी वाहवाही ज़रूर ली है। हाल ही में हम देख रहे थे कि एक्स पर लगातार इंदिरा गांधी का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि मौजूदा सरकार में अगर हमारे सैन्य पराक्रम की वाहवाही जब दुनिया भर में हो रही है, ऐसे में भी IAF कितने गिराए गए, इन तमाम चीज़ों का जिक्र कांग्रेस के कई नेता करते हुए नजर आए हैं। क्या अब आपको
लगता नहीं है कि सामरिक रूप से भारत को मजबूत होने की और बहुत शक्तिशाली बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और विपक्ष में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और भारत सरकार के साथ अगर बात की जाए तो कंधे से कंधा मिलाकर अगर अपनी भूमिका को आप यहाँ निभाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार बनने चाहिए, और उसमें अगर सहभागिता अगर कांग्रेस पार्टी की भी रहती है समर्थन के रूप में ही सही, क्योंकि हम देखते हैं कि राफेल विमान को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही। हाल ही में हमने देखा कि कांग्रेस के सांसद हैं, नेता जो हैं, माफ कीजिएगा सांसद नहीं नेता हैं, अजय राय, उनकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई। राफेल का वो एक खिलौना रूपी चीज़ लेकर के वो मजाक उड़ाते हुए नजर आए। आपको लगता है बहुत सेंसिटिव समय था और ऐसे समय में भारत सरकार के साथ आपको खड़े रहना चाहिए था? कंचन जी, पूरी तरह से जिस दिन ये हमला हुआ पहलगांव के अंदर, हमारे पार्टी ने, सभी विपक्ष की पार्टियों ने पूरी तरह से सेना के साथ थी, पूरी तरह से भारत सरकार को समर्थन था। हमारे सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी अमेरिका में थे, वो अपना दौरा वहां से रद्द करके हिंदुस्तान वापस आए, और हिंदुस्तान वापस आने के बाद पहलगांव में उस जगह पे गए, और जो लोग उसमें विक्टिम थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको मिलने के लिए गए, और उनको सहानुभूति थी, उनका हौसला अफजाई किया, उनके साथ खड़े हुए। ये कांग्रेस का दायित्व था, हमने उस दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाया। जो दूसरा आपने कहा कि सेना, तो हमारी सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है। बिल्कुल सही। और ना हमारी सेना पहले कमजोर थी, ना आज हमारी सेना कमजोर है। 1962 में, 65 में, 71 में, 99 में, और ये भी 7 तारीख से लगा के 10 तारीख तक, 6 और 7 की रात में और 10 तारीख तक हमारी सेना का शौर्य था कि उसने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और कहीं ना कहीं उनके डीजीएमओ को जो है, हमारे डीजीएमओ को फोन करके कहना पड़ा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं या सीज फायर चाहते हैं। लेकिन ये सेना की शक्ति थी, लेकिन सेना को समय समय पे अपग्रेड किया जाता है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। ये हमारे सेना के जो अधिकारी हैं, दोनों वरिष्ठ लोग हैं, चाहे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं भदौरिया जी, चाहे विराट मिश्रा साहब हैं, सेना का इनका लंबा अनुभव है, तो हम सेना को समय समय पे अपग्रेड करते रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। मेजर जनरल रिटायर बख्शी जी ने कहा कि हमें सेना के साइज को कट नहीं करना चाहिए, तो आज पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों के कारण 1,80,000 सैनिक हमारे कम हुए हैं, तो वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। मेजर बख्शी जी कांग्रेस को और बाकी लोगों को भी खूब कहते थे और इनके कसीदे कसते थे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। वो जनरल, मेजर जनरल रहे हैं, उनका सेना से एक लंबा अटैचमेंट रहा है, लंबा अनुभव रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है, और उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, ये पूरी तरह से अनुचित है। जो हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप से या किसी के भी हस्तक्षेप से जो हमने सीज फायर किया, ये गलत है। आज देश की परिस्थिति क्या है कि पहले हमारा सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक विवाद रहता था, और लगभग पाकिस्तान की 3100 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ है। लेकिन आज चाइना के साथ भी हमारा विवाद बढ़ा है, उसने हमारी कुछ भूमि पे भी कब्जा किया है, अपने कुछ गांव भी लाके वहां पे बसा दिए हैं। वो 3700 किलोमीटर का एरिया है। बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, बांग्लादेश, लेकिन आज बांग्लादेश से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है। बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर का एरिया है, तो लगभग हमारी जो बॉर्डर के आसपास है, हमारा जो सेंसिटिव एरिया वो बढ़ा है। तो हमें अपनी चाइना पर तो सर यकीन करना बिल्कुल बेबुनियादी होगा, क्योंकि चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थक रहा है। हालांकि जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, उस समय पाकिस्तान बेशक ही बोलता हुआ नजर आया कि देखिए दोनों ही नेबरिंग कंट्री हैं, इनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सर मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा जी, सर आपको भी शामिल करूंगी चर्चा में। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि पाकिस्तान की तर्ज पर क्या आपको लगता नहीं कि भारत को भी वेपन फॉर जो मास डिस्ट्रक्शन वाली बैटल फील्ड परमाणु हथियार उनको डेवलप कर लेना चाहिए? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो
जाता है। हालांकि हमारी तरफ से S-400 की बात की जाए, हैमर मिसाइल की बात की जाए, किस तरह से पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को हमने नेस्तानाबूद किया है, अब इसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और हमने 150 के करीब, जिस तरह का भी अनुमानित आंकड़ा आया था, पहले 100 बताया गया, लेकिन अब जानकारी थी कि 150 के करीब आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। लेकिन आपको लगता है कि ये वक्त आ चुका है जब हमें अपने भी परमाणु हथियारों को या यूं कह लीजिए कि जो हमारे रक्षा उपकरण हैं उनको डेवलप करने का वक्त है? क्योंकि हमने एक मौका पाकिस्तान को जरूर दे दिया है, वो समझ चुका है कि भारत जो है सक्षम है, हर क्षेत्र में सक्षम है, और जब जवाब देगा तो पाकिस्तान पहले से तैयारी कर रहा है और शायद समर्थन उसको मिल रहा है चाइना से भी। देखिए कंचन जी, भारत लगातार अपनी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है मिलिट्री स्ट्रीम में, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड लगातार जारी रखे है, लगातार कर रहा है। आप जिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि डेवलप कर रहा है, वो बात ठीक है कि छोटे रेंज के ये परमाणु हथियार होते हैं और जिन्हें युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना को रोकने के लिए या सीमित क्षेत्र में विनाश फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनकी जो नस्र मिसाइल है या HAT-9 जो मिसाइल है, वो उसमें इस तरीके की चीजें सुनने में आई हैं कि इन्होंने ये अपने बना लिए हैं। और ये जो इनका उद्देश्य दुश्मन की जो छोटी टुकड़ियां हैं या टैंक्स हैं या जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो मुख्य ठिकाने हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए भारत ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है, जिसको कि हम कहते हैं कि भारत की क्षमता नभ से, जल से या कि थल से मारने की जो क्षमता है, जो हमारी डॉक्ट्रिन है कि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बना के चलते हैं। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी है हमारी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, पर जिस दिन हमारे ऊपर हमला होगा, अगर ये छोटे हथियार से भी, न्यूक्लियर हथियार से अगर हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो हम जबरदस्त मारक क्षमता के साथ पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन वाले मोड में चले जाएंगे। ये हमने पहले ही डिक्लेयर करके रखा हुआ है। और इनकी जो ये नस्र की मिसाइल है, ये 70 से 130 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स हैं, जिसमें ये छोटे विस्फोटक, न्यूक्लियर विस्फोटक लगा सकते हैं और ये छोटी टुकड़ियों को मारने के लिए। पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अगर आप किसी भी तरीके का बड़ा या छोटा न्यूक्लियर हथियार भारत की सीमा में यूज करते हैं, भारत की किसी भी सैन्य टुकड़ी पर भी यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको मैसिव रिटेलिएशन यानी कि जबरदस्त आपके ऊपर हमला किया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर, और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। देखिए यहाँ पे भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। जब 2001 में ऑपरेशन पराक्रम हुआ, तो उसके बाद ये देखा गया कि भारतीय जो सेनाएं थी वो तुरंत सीमा पर पहुंचने में थोड़ा विफल हुई थी, उस समय तुरंत नहीं पहुंच पाई थी। इस चक्कर में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव भारत के ऊपर डलवा के युद्ध टलवा दिया था। इसलिए भारत ने एक नई डॉक्ट्रिन यानी कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लाई, और अब आज की डेट में भारत सक्षम है तुरंत से तुरंत अपनी जो सेनाएं हैं उनको बॉर्डर पे पहुंचाने में। तो इसी से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को निकाला है कि हम छोटी टुकड़ी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे और युद्ध रुक जाएगा। पर भारत ने ये बिल्कुल क्लियर, डॉक्ट्रिनल तौर पे क्लियर किया हुआ है, युद्ध रुकेगा नहीं, हम उस पे जबरदस्त मैसिव रिटेलिएशन करके पाकिस्तानी सेना को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये है अभी वास्तुस्थिति मैडम। बिल्कुल, यहाँ पे भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखा जाएगा, हल्की सी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी गलत हरकत होती है। भदौरिया जी, मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए क्या ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो जिस समय ये संघर्ष चल रहा है दोनों देशों के बीच में, बलूच एक ऐसा देश था, जो बलूच एक ऐसा लिबरल आर्मी थी जो कि लगातार भारत सरकार के समर्थन में भी बात कर रही थी। वो तो ये भी कह रही थी कि हम लोग जो हैं वेस्ट साउथ से हमले करने के लिए तैयार हैं अगर भारत सरकार सहयोग करती है। तो ऐसा नहीं लगता था कि ऐसे में हमें उनकी मदद के बारे में सोचना चाहिए था, और शायद पाकिस्तान को चित करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी हो सकती थी भारत सरकार की? भदौरिया जी, अन्यत्री इनके यहाँ इस तरह का कोई ना तो वायलेंस किया है जी, ना ही कभी हमने इनके यहाँ घुस के कुछ तरह की बातें की है, ना ही कूटनीतिक। ये जो करते हैं हम तो उसी का जवाब देते रहते हैं। पिछली भी हमारी सरकारें रही है, तो पिछली सरकार शायद जवाब नहीं दे पाती थी, वो लेटर चिट्ठी जरूर लिखती थी कि देखिए आपके आए चाहे 26/11 का हमारे यहाँ कांड हुआ हो, ऐसे बहुत से हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ हो, चाहे अक्षर धाम पे बम ब्लास्ट हुआ हो, तो बार बार पिछली सरकारें हमारी लेटर लिखती रही, मगर कभी जवाब नहीं दिया। 26/11 पे तो हमारे एयरफोर्स के उस टाइम के जो वहां के चीफ थे, मेजर एयर चीफ मिस्टर धनुआ ने इस बात को अपनी बुक में लिखा है
कि जब 26/11 का हमला हुआ था, हमारी एयरफोर्स हमने पूरी अलर्ट कर दी थी, मगर हमने जब केंद्र से हमले के लिए इजाजत मांगी तो वो हमें नहीं मिली। नहीं तो बोले हम उस टाइम भी पाकिस्तान को निपटा सकते थे। तो पिछली सरकारें हमारी कभी इस तरह की बात नहीं सोच पाई कि इनके ऊपर हमला करें। तो 71 का अगर छोड़ दे तो उस 71 की भी हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कंचन जी, कि 71 में आप देखिए कि हमारे सैनिकों ने लड़ते लड़ते उनके थोड़े बहुत भी 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। इतनी बड़ी बात है कि पूरी तो उनके सैनिकों ने लास्ट में हथियार डाल दिए। और हमारे जो सैनिक पाकिस्तान में बंदी बने वो आज दिन तक वापस नहीं आए, वहीं पर एड़ियां रगड़ के मर गए। उनको घोषित कर दिया कि अब वो खत्म हो चुके हैं और उनके बिना शर्त हमने रिहा कर दिए। तो ये कौन सी सोच थी? ये सरकार कौन सी बात कर रही थी? क्या सोच थी? सरकार चाहती तो उस टाइम भी जब ये सैनिकों को रिहा कर रहे थे कहते थे कि हमारा पीओके वापस करो और वो हम आपके सैनिक वापस करेंगे, मगर ऐसा सरकार ने उस टाइम कुछ भी नहीं किया। तो दोहरी नीति रही है सरकार की पहले। आज स्पष्ट है, आज अगर पाकिस्तान एक कदम बढ़ता है तो हम 4 कदम उसको धकेलने में पीछे नहीं रहते, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो आज अब उनको जवाब मिल रहा है, इसलिए वो नेस्त नाबूद है। पिछली सरकारें ये नहीं कर रही थी, अब क्या कारण था वो तो आप पिछली सरकार ही जवाब दे। बिल्कुल आदेश जी जवाब देंगे। आदेश जी इसका जवाब आप दीजिए और बताइए कि देखिए पूर्व की आपकी सरकार यूपी शासनकाल की अगर बात करते हैं, 26/11 आतंकी हमला, कई बेगुनाहों की मौत हुई थी, ना केवल भारतीय थे उसमें बल्कि विदेशी नागरिक भी थे जिनकी मौतें हुई थी। उस समय भी कहा जाता क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की भी बहुत तारीफें होती हैं क्योंकि उन्होंने सेना को फ्री हैंड छोड़ा हुआ था। उनको अपनी तरफ से क्या कदम उठाना है बारीकी से, बेशक इस पूरी प्लान स्ट्रेटेजी को अपनाने में, ऑपरेशन सिंदूर को अपनाने में 11 से 12-15 दिन का वक्त गया है, लेकिन बहुत ही सुलझे तरीके से और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर आतंकियों को नेस्तनाबूद करना है। वहां पे किसी सैन्य ठिकानों के ऊपर हमने कोई हमला नहीं किया, वहां के सिविलियंस को कोई निशाना नहीं बनाया। लेकिन 26/11 हमला हुआ, वहां पार्लियामेंट अटैक हुआ, यानी कि उस समय के कार्यकालों की अगर बात की जाए तो उस समय यूपी शासनकाल या कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आज की जो कूटनीतिक सामरिक तौर पर जो भारत सरकार काम कर रही है, प्रीवियसली अगर बात की जाए तो सवाल खड़ा होता है कांग्रेस किस तरह से देख रही है? क्या आज की कूटनीतिक पर जो भारत सरकार की कूटनीति है उस पर वो समर्थन करना पसंद करेगी या फिर अपने कार्यकाल से किस तरह से इसको डिस्टिंग्विश करेगी? कंचन जी, झूठ बोलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बहुत हैं, लेकिन इनको सिर्फ जो है दूसरे में कमियां निकालने की बात होती है, झूठ के सहारा लेना पड़ता है इनको हर चीज के लिए। देखिए भदौरी जी ने साफ बोला कि ठीक है मानते हैं उस समय आपने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया और कई सैनिक हुआ जो 4 आतंकवादी जिन्होंने वहां पे हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की, क्या सरकार ने एक भी आतंकवादी सरकार पाकिस्तान से वापस लिया? 26/11 अजहर को और दाऊद इब्राहिम को इस सरकार ने वापस लिया। वही जो जानना चाहते हैं 26/11 हमले के बाद उस समय की यूपीए शासन पूरी दुनिया का भूगोल बदला, एक दुनिया का भूगोल बदल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन भदौरिया जी को वो नजर नहीं आता। हमने आजादी के बाद आज जो कश्मीर सर उस समय तो ये कहते थे ना कि उस समय जब कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही है, सिर्फ सवाल जवाब दे करके आराम से बैरक में बिठा दिया जाता था। ये गंभीर सवाल है, वो आतंकी जिसने भारत की सरजमी में घुस करके यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में बम धमाके कर डाले, एक के बाद एक, कई वीवीआईपी जगह पर एक के बाद एक धमाके हुए थे, कई बेगुनाहों की जानें गई थी। उस समय की सरकार से सवाल, अब बेशक आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सवाल तो बनेगा ना, क्योंकि आज की मौजूदा सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं। आपके कार्यकाल में भी आतंकी हमले हुए हैं, उस पर जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। आदेश जी देखा ना पार्लियामेंट में किस तरह से धमाका हुआ था, हम सब इनके साथ थे। क्यों नहीं अटैक किया था? क्या कारण थे बताएं जरा। आज सीज फायर करा देते हैं। अभी इतने उरी पे अटैक हुआ, पहलगांव का हुआ, इससे पहले ये तमाम तरह के घटनाएं घटती रही हैं, इतने सारे जो है तो सर जवाब दिया भी तो गया है ना, के समय में हुए हैं, लेकिन हमारी सेना सक्षम है। सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसके कारण हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। जो आज अमेरिका को आके दखलंदाजी करके हमारा सीज फायर कराता है, वो क्या कारण है? सरकार अपने मुंह में दही जमा के बैठ जाती है। अमेरिका से हमारे नौजवान हथकड़ी और बेड़ियां लगा के भेजे जाते हैं, जबकि दुनिया के किसी देश के जवानों को ऐसे नहीं भेजा जाता।
आज अमेरिका हमारे पर क्या टैक्स लगाएगा, ये अमेरिका तय करेगा हम क्या टैक्स लगाएंगे। लेकिन सरकार एक जवाब नहीं देती। 8 बारी जो है 10 तारीख से आज तक ट्रंप ने जो है कितनी बारी कहा है, लेकिन भदौरिया जी ने तो थोड़ा सा साहस दिखाया कि आपके चैनल के माध्यम से कहा कि उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री और एक भी व्यक्ति नहीं बोल पाए। हमारा सवाल है कि विदेश मंत्री ने किस तरह से हमारी सेनाएं जब वहां पर आक्रमण कर रही थी तो उससे पहले क्यों सूचना दी पाकिस्तान को, ये हमारे सवाल हैं। खुद विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचित किया कि हम आपके आतंकी अड्डों को नष्ट करेंगे। भदौरिया जी जवाब दीजिए आप इसका। देखिए कंचन जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और इसका बड़ा क्लियर जवाब है कि हमने जो भी बात कह के किया है, यही तो हमारी एक नीति है। हमने कोई ये नहीं कि कहा कुछ हो करा कुछ हो। हमने कहा है कि हम आतंकवादी को, जो आतंक हमारे यहाँ आए पहलगांव में, हमारे निर्दोष नागरिकों को जिस तरह से उन्होंने आके यहाँ हत्या की है, वो चाहे कहीं भी छुप जाए हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और वही हमने क्या करके दिखाया, अपनी तैयारी पूरी की। और हमने गिन के उनके जितने लॉन्च पैड थे, उनके जितने हेडक्वार्टर थे, जितनी छुपने की जगह थी, हमने वहीं पर अटैक किया और उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। जब पाकिस्तान की सेना ने उसका जवाब, जबकि हमने कह दिया कि हम सिर्फ आतंकियों को मार रहे हैं, सेना को भी नहीं मार रहे जी। 30 सेकंड का समय रखना चाहूंगी। मेजर विराट मिश्रा जी को मैं जोड़ना चाहूंगी। सवाल ये, डीआरडीओ ने हाल ही में आपने देखा क्योंकि ब्रह्मोस से एक उन्नत मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया है, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स को नाम दिया गया है। थोड़ा समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि पाक या फिर उसके जो मित्र देश है उनके पास भी इससे ज्यादा सुपरसोनिक ऐसी मिसाइल है? देखिए ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। हाँ। और ये बहुत ही उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता आज की डेट में 400 किलोमीटर के ऊपर पहुंच रही है। और आगे जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन वाला जो इसका वर्जन आने वाला है वो मैम आपको बताऊं 800 किलोमीटर तक बहुत जल्द हम लोग उसको बना लेंगे। और आगे इससे भी ज्यादा हम इसको 1500 किलोमीटर ले जाने तक का हमारा प्लान है। ये एक लगभग 8.5 मीटर लंबी क्रूज मिसाइल है जो कि बहुत ही, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही सटीक मिसाइल है। इसको अगर आपने एक बार इसमें फीड कर दिए ग्रिड रेफरेंस यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल है और भारत के लिए सबसे बड़ा ताकत के तौर पर इसको देखा जाएगा। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आदेश भारद्वाज जी, कैप्टन आई भदौरिया जी और मेजर विराट मिश्रा जी हमारी खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात का जिक्र किया है कि शक्ति को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। हमें सद्गुण और शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोगों की रक्षा और दुष्टों का खात्मा करने के लिए यही हमारी शक्ति का स्वभाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांतियां खत्म हो चुकी हैं। अब दुनिया को एक धार्मिक क्रांति की जरूरत है और भारत को ही इसका रास्ता दिखाना होगा। मुद्दे की बात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।